राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे मेहनतकश किसानों को समर्पित A1 टीवी की खास प्रस्तुति राम राम सा में। सबसे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राम राम सा के इस बदले हुए अंदाज को बेहद पसंद किया। आप लोगों की मांग पर ही इस कार्यक्रम का समय अब 30 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटा किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम में हमारे और अधिक किसान भाई अपने एक्सपर्ट से रूबरू हो पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। ए खुदा ख्वाब एक सच्चा दे दे, बस मानसून इस बार अच्छा दे दे। जी हां, हमारे किसान तो सपना भी मानसून का ही देखते हैं। घर की छत टपकती रहे फिर भी बारिश की दुआ करते हैं, परंतु यही बरसात समय पर नहीं होती तो किसान का मनोबल टूट जाता है। और यदि बरसात ज़्यादा अच्छी हो जाती है और फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो भी उचित मूल्य नहीं मिलने पर वो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वो अकेला है, जबकि ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न कृषि कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनकी पूरी जानकारी हो तो किसान को काफ़ी राहत मिलती है। आज उन्हीं योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर SP सिंह को, जो कि उप शासन सचिव कृषि विभाग से हैं। सबसे पहले मैं SP सिंह जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से। राम राम। सिंह साहब, मैं सीधा सीधा आपके पास इसी बात को लेकर आता हूं कि किस तरीके से जो किसानों का मनोबल इस समय टूटा हुआ है उसे हम संभाल सकते हैं और किसानों को फिर से उत्साहित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिस तरह से पिछले 2 दशक से राजस्थान में कृषि का परिदृश्य बदला है और कृषि में जो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उससे निश्चय ही किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन कृषि के साथ जो चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, मौसम से आधारित चुनौती है, बाज़ार की चुनौती है, ज्ञान की चुनौती है, इन सब को देखते हुए राजस्थान सरकार कृषि विभाग हमेशा प्रयासरत रहता है कि हमारे किसान भाइयों को उन्नत कृषि तकनीक की अच्छी से अच्छी जानकारी हो, वो उन्नत कृषि विधियां अपनाने के साथ साथ उपज का अच्छा मूल्य कैसे मिले, इसके लिए भी सतत प्रयत्नशील किसान भाई रहें। तो राजस्थान सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं कृषि विभाग की, और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो कृषि का परिदृश्य है उसमें 31% जो राज्य की GDP है वो कृषि से आती है, और राज्य में 60% से अधिक लोग कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं, कृषि में रोज़गार अपना रखते हैं। और पिछले समय से उन्नत कृषि विधियां और तकनीकों के कारण राज्य का कृषि प्रवेश और कृषि में जो विकास है उसमें उल्लेखनीय उसमें वृद्धि हुई है। और राज्य के कृषि विकास की जो सालाना विकास की दर है वो उन्नति की दर देश के और जो उच्च राज्य हैं उनसे भी अच्छी है। और यही अच्छी स्थिति पशुपालन में भी है। हमारी फसलें, हमारे अनाज, हमारी दलहन, हमारे तिलहन, देश में मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि राजस्थान का स्थान उच्चतम राज्यों में से है, और हम कई फसलों में हम देश में सबसे अधिक उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कार्यक्रम का अंदाज कुछ बदल गया है। अब राजस्थान के किसी भी हिस्से से कोई भी किसान स्क्रीन पर दिए नंबर पर फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकता है, हमसे जुड़ सकता है। आज का जो विषय है वो है सरकार का हाथ किसान के साथ, और सरकार के कृषि डिपार्टमेंट से ही हमारे साथ उप शासन सचिव विराजमान हैं। आज आप पूछ सकते हैं उन योजनाओं के बारे में जिन योजनाओं में आपको कुछ भ्रांतियां हैं। आप जान सकते हैं उन बातों के बारे में जो आप अभी पूरी नहीं जान पाए। सिंह साहब, योजनाएं हम हर बार बनाते हैं, योजनाएं खूब बनती हैं और वाकई में बहुत सारी योजनाएं इनकी लाभकारी भी होती हैं, परंतु वो योजनाएं कई बार किसानों तक नहीं पहुंच पाती। उस क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया है? इसमें ऐसा है कि कृषि का विकास और कृषि का क्षेत्र ऐसा है जिसमें और दूसरे क्षेत्रों की बजाय ज्ञान और ज्ञान के प्रसार का सबसे ज़्यादा महत्व है। जी हाँ। अगर जो कृषि अनुसंधान की चीज़ें किसान तक नहीं पहुंचती हैं
वो बहुमूल्य ज्ञान किसान तक लेट पहुंचता है, तो ऐसे में उसका पूरा फ़ायदा किसान को नहीं मिल पाता। इसीलिए कृषि का एक महत्वपूर्ण जो हमारा सेक्टर है वो कृषि प्रसार भी है, जिसमें जो उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी हमारे जिला स्तर के जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के, वो प्रसार के माध्यम से किसानों के यहाँ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये प्रयास रहता है कि जो आदान से रिलेटेड जो तकनीक है, बीज है, उपकरण हैं, फसलें हैं, कृषि में विविधता है, अधिक से अधिक उपज लेने के और अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी किसान को जल्दी से जल्दी पहुँचे और किसान को देख कर सीखने की जो किसान की जो इच्छा रहती है उसका भी इसमें समावेश किया जाता है। सिंह साहब, यहाँ एक बार मैं बीच में रोकना चाहूँगा। हमारे साथ एक किसान भाई केशव राय पाटन बूंदी से जुड़ गए हैं। जी हाँ। हेलो। जी हाँ, हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। हाँ, राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। जी हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ हाँ सर, मैं इनसे मेरा एक प्रश्न है, ये जो अभी जीएसटी जो कल मेरा ये प्रश्न साहब कि ये कल से जो जीएसटी, हाँ ये जो जीएसटी आपसे एक निवेदन है, आप टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कम कर दिया। और उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साहब कि कल से जो जीएसटी लागू हो गया है, इसके बाद क्या? जी हाँ, इससे कृषि उपकरणों पे क्या नहीं, मैं ये पूछने जो अपने जो खाद की जो डीएपी यूरिया है, इसकी रेट पर कितना बढ़ेगा या कम होगा, ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सिंह साहब, मैं इसमें किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उर्वरक पे अभी सरकार ने जो जीएसटी की दर थी वो कम करी है, तो उर्वरक का मूल्य बढ़ेगा नहीं, निश्चित रूप से ये कम होगा। अब 5% जीएसटी है जो पहले इससे ज़्यादा था, और अन्य जो मुख्य जो किसानों से संबंधित जो मुख्य आदान है, काम में आने वाली चीज़ें हैं, उनमें जीएसटी में ऐसा कोई विशेष कोई बढ़ोतरी वाला परिवर्तन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई चिंता की आवश्यकता हो। जी हाँ, और अभी राम राम सा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डॉक्टर SP सिंह से जाना कि किस प्रकार सरकार किसानों की मदद के लिए आगे है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जो कि चोमू से हैं, चोमू के विधायक हैं और बहुत एग्रेसिव और युवा विधायक हैं वहाँ के, श्री रामलाल शर्मा जी। रामलाल शर्मा जी, मैं आपका राजस्थान के सभी किसानों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि रामलाल शर्मा जी मैं आपके पास आऊँ, हमारे एक और किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मणगढ़ से, रामकिशन जी। राम राम सा रामकिशन जी। सर, रामकिशन बोल रहा था लक्ष्मणगढ़ से। जी हाँ, बोलिए। मुझे ये पूछना था, अपने जो बीमा योजना जो होती है सरकार की, जी हाँ, उसका लाभ किस तरह से हमें मिल सकता है, और इसका क्या कोई मिनिमम अमाउंट होता है या मैक्सिमम अमाउंट होता है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल आपका प्रश्न का जवाब मिलेगा। रुपए का मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम कितने का है? आप फसल बीमा की बात कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल फसल बीमा के बारे में। जी हाँ, SP सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। किसान भाइयों, अभी पिछले वर्ष से राजस्थान सरकार में और पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है। मैं इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसका एक मुख्य बिंदु ये है कि इसमें जो किसान से जो प्रीमियम लिया जाएगा वो खरीफ की फसल में 2%, रबी की फसल में 1.5% और उद्यानिकी और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसमें 5% इसमें किसान से प्रीमियम इतना ही लिया जाएगा। और जो शेष प्रीमियम है वो राजस्थान सरकार और भारत सरकार आधा आधा वहन करेंगी। और इसके तहत लगभग सभी फसलें जो मुख्य फसलें हैं वो, और जो किसान फसल जो लेते हैं वो सारी फसलें इसमें कवर हैं।
और इसमें दो तीन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन पहले जो फसल बीमा योजना थी उसके तुलना में और अच्छे इसमें परिवर्तन किए गए हैं। एक तो ये परिवर्तन किया गया कि अगर मौसम के कारण बुआई सफल नहीं हो पाती है जी हाँ। तो इसको बीमा में कवर किया जाएगा। एक ये भी है कि फसल कटाई के 15 दिन बाद तक खलिहान में फसल रहती है, अगर उस वक्त फसल ख़राब हो जाती है मौसम की मार से, तो वो भी उसको बीमा में इसमें कवर किया जाएगा। इकाई खेत का हाँ, और इसमें जो मुख्य जो तरीका है या जो पैटर्न है वो ये है कि एक हर फसल के लिए एक गारंटी औसत उपज का प्रावधान किया गया है। वो गारंटी औसत उपज के आंकड़े के अलावा दूसरा एक जो आंकड़ा वो आता है जो फसल होने के बाद, वो है क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट्स जो अपने अलग अलग सभी तहसीलों में लेते हैं। क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट्स की तुलना की जाती है जो गारंटी उपज है उससे, और उस गारंटी उपज से क्रॉप कटिंग का जो एक्सपेरिमेंट में उपज जितनी कम आई है उसके हिसाब से जो बीमा लाभ वो दिया जाता है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पिछले खरीफ 2016-17 खरीफ ऋतु में 62 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाई और करीब 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को फसल बीमा में कवर किया गया, और ये भारत में उच्चतम था। इसके अलावा जो औसत जो है 40% क्षेत्र भारत में फसल बीमा में आया हुआ है, राजस्थान में 45% का आंकड़ा है। ये बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि इसमें फसल बीमा में। जी हाँ, ये उपलब्धि भी है और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है, क्योंकि किसान सबका मनोबल तभी टूटता है जब मौसम की मार उस पर पड़ती है। इसी बीच एक और किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं दूलीचंद बोल रहा हूँ, सांबर लंबी गली से। हाँ दूलीचंद जी, बोलिए। राम राम साहब। राम राम साहब, बोलिए, प्रश्न पूछिए अपना। साहब एसपी सिंह को देखो, ये हमारे साहब सांबर में पहले एसडीएम साहब थे। राम राम जी। और आपको आज बहुत दिनों बाद देखा टीवी पर, अच्छा लगा। जी हाँ, प्रश्न पूछिए सर अपना। सर प्रश्न हमारा ये था कि कृषि उपकरण में जो जीएसटी लाग रही है ये बस कत्तो फर्क पड़ लो। जी हाँ, बिल्कुल आपको इसका जवाब देते हैं। इसमें किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके गांव में अच्छी बारिश हो गई होगी, बुआई भी हो गई होगी, किसान संपन्न रहे तो पूरा राज्य का, देश का परिदृश्य खुशहाल रहता है। कृषि उपकरण में जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें जीएसटी में उसकी दर में कमी की गई है, और थोड़ी सी वृद्धि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की जो दर में कमी होने से जो ओवरऑल जो टोटल प्रभाव है वो कोई नकारात्मक प्रभाव कोई विशेष ऐसा पड़ने वाला नहीं है, इसलिए चिंता की आवश्यकता किसान भाइयों को नहीं है। जी हाँ, अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो ट्रैक्टर जैसे बड़े इक्विपमेंट में 5% जो पहले वैट था वो थोड़ा सा बढ़ा है, और कृषि के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो जो कि पहले 28% थे वो 18% पे आ गए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे साथ जुड़ गए थे रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, आपके आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किसान बहुत मेहनत करता है, परंतु जब उसे मौसम का समर्थन नहीं मिलता, मौसम का साथ नहीं मिलता, तो उसका मनोबल टूट जाता है। आप स्वयं एक ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जिसे चोमू जो कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है कृषि के क्षेत्र में। कौन सी ऐसी योजनाएं आपकी सरकार के द्वारा लाई गई हैं जो कि इस तरह के परिस्थितियों में किसान को संबल प्रदान करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि देश को आज़ादी तो 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन पूरे देश की एक आर्थिक आज़ादी जो आज से शुरू हुई है, और ये आने वाले समय के अंदर एक क्रांतिकारी एक कदम जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, इसके सकारात्मक परिणाम भी हम सबको दिखेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा मकसद है कि किसान की जो आमदनी है उसको हम दुगनी करें, और इसके परिणाम आने वाले समय के अंदर दिखेंगे। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है और केंद्र सरकार की बात है, पिछले 3-4 सालों के अंदर जिस तरीके के क्रांतिकारी कदम उठाए गए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़मीन की जो भूमि है जिसके ऊपर किसान, जिसको हम कह सकते हैं कि जुए की खेती करता है, उसको कोई पता नहीं है कि इसका उत्पादन मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा। लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ज़मीन है उसके स्वभाव का भी, उसके गुणों का भी परीक्षण होना चाहिए, और मृदा परीक्षण पूरे देश भर के अंदर ये योजना लागू की गई। अब आपके ज़मीन की किस्म कैसी है, उसमें उर्वरक क्षमता कितनी है,
किस तरीके की बुआई इसके अंदर आप कर सकते हैं, कौन सी भूमि के अंदर, कौन सी ज़मीन के अंदर कितना पानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आज तकनीकी के आधार के ऊपर जब खेती शुरू हुई है परंपरागत रूप से खेती को नकारते हुए, तो सरकार ने कई योजनाएं, जैसे आज राजस्थान के अंदर जितना भी ऋण दिया जाता है जो सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, 3% केंद्र सरकार की सब्सिडी किसानों को दी जाती है, 4% राजस्थान सरकार की, और 0% के ऊपर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी तरीके से मृदा परीक्षण का काम शुरू हुआ है। राजस्थान के अंदर पानी की कमी को देखते हुए आधुनिक तकनीकी के आधार पर किसानों को आना पड़ेगा। और जिस तरीके से अब राजस्थान के अंदर पहले ड्रिप इरीगेशन का काम शुरू हुआ, कम पानी के अंदर अधिक पैदावार, और अब राजस्थान सरकार ने भी अनुदान अधिक देकर और पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ताकि किसानों को कम जगह के अंदर, कम पानी के अंदर अधिक पैदावार हो, तो उसके अंदर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। दूसरा, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो क्रांतिकारी कदम राजस्थान की आने वाली जो पीढ़ी के लिए जो दिया है, वह है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इस योजना के अंदर बरसात के पानी को बूंद बूंद बचाकर और किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आज राजस्थान के अंदर एक भी विधानसभा, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां इस योजना के अंदर काम शुरू नहीं हुए। बरसात के अंदर पानी को रोककर, वो कहते हैं ना कि बहते हुए पानी को रोकना और रुके हुए पानी को रेंगते हुए चलना सिखाना, और इस तरीके से भूमि के जलते गिरते हुए जल स्तर को पुनः एक तरीके से स्थिर करना, तो ये सरकार की मंशा है। और आने वाले समय के अंदर किसानों को इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जी हाँ रामलाल जी, और इसी बीच हमारे से दूदू के किसान रामू जी जुड़ गए हैं। जी रामू जी। राम राम साहब। राम राम साहब। साहब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो सोलर लाइट है, जी हाँ, उससे किसानों को क्या फायदा है, इससे क्या क्या योजना है, किसानों को कैसी समस्या सोल्व होगी इससे, इसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर एसपी सिंह जी आप इनका जवाब दें। किसान भाइयों, जो कृषि में ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल का 2011-2010 में जब ये प्रयोग शुरू हुआ, तो राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग का कृषि में इसका प्रारंभ किया गया। और उसके बाद से जिस तरह से किसान भाइयों ने इसको हाथों हाथ लिया और इसके लाभ और इसके जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं इसके तहत दी गई है उनका स्वागत किया, तो आज वर्तमान में देश में राजस्थान सोलर पंप सेट लगाने में पहले नंबर पर आ गया है। और पिछले 3 साल में ही 22,000 सोलर पंप सेट लगे, जो कि पूरे जो 30,000 सोलर पंप सेट का था उसका 70% तो पिछले 3 साल में ही इसमें इस्तेमाल हुआ। और अभी 2015-16 के लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि देश में सोलर पंप सेट परियोजना के क्षेत्र में राजस्थान को सेकंड प्राइज़ मिला है और हम सोलर पंप लगाने में नंबर 1 पर हैं। और इसके तहत किसानों को 30% से लेके और 75% तक अनुदान दिया जाता है। जिसके पास विद्युत कनेक्शन है उसको 30%, जिसके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है उसको 60% अनुदान। और जो अपने विद्युत कनेक्शन की जो प्रायोरिटी, जो वेटिंग लिस्ट में अपनी प्रायोरिटी है, उसको अगर सरेंडर करना चाहते हैं, सहमत हैं, तो उनको 75% अनुदान पे सोलर पंप 5 हॉर्स पावर तक का उसमें लगाना है। और कृषि के विविधीकरण में चाहे वो फार्म पॉन्ड के साथ लगाने का हो, चाहे उसको सिंचाई के बगीचों में सिंचाई के इस्तेमाल करने का हो, या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो सुरक्षित रूप से पॉली हाउस बना के शेडेड बना के किया जाता है, सब्जियों के लिए हो, फलों के लिए हो, सोलर ऊर्जा के से जो सिंचाई का जो विकल्प या जो नया नवाचार हुआ है वो किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जी हाँ, और राम राम सा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। ब्रेक के बाद हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़ गए हैं टोंक से, दीपक शर्मा जी। हेलो। राम राम सा। राम राम सा दीपक जी। राम राम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बधाइयाँ कार्यक्रम दोबारा चालू करने के लिए। मैं पिछले 3-4 कार्यक्रम से कोशिश कर रहा था, आज फाइनली मेरा कॉल लग ही गया।
जी हाँ, पूछिए, मेरा अपना एक प्रश्न सवाल पूछिए। था। मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो खेती होती है, ग्रीन हाउस खेती, वो करना चाहता हूँ अपने निजी फार्म हाउस पे। तो क्या सरकार की तरफ से कोई योजना या कुछ लाभ मिल सकते हैं हमें, जैसे और किसानों को मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको इसका उत्तर मिलेगा। सिंह साहब ये पूछना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि निजी फार्म हाउस, मतलब वो किसान नहीं है, कुछ और कार्य करते हैं, परंतु अपना फार्म हाउस उनका है, तो क्या उन्हें इस तरह का लाभ मिलेगा? उसमें मैं बताना चाहूँगा दीपक जी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत संरक्षित खेती में ग्रीन हाउस और पॉली हाउस पे सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए अनुदान देती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जो लगाना चाहता है, जो अप्लाई कर रहा है, वो खुद खातेदार हो और भूमि उसकी स्वयं की हो। उसके जो मुख्य फ़ायदे जो संक्षेप में ये कि वर्षा और जो मौसम आधारित जो परेशानियां हैं, उससे किसान अपनी फसल को बचा लेता है। और ऐसी फसलें, जो व्यावसायिक फसलें, जो एक क्लोज उसमें रेगुलेटेड कंट्रोल कंडीशंस में जो होती हैं, वो हम ले सकते हैं। रोजेज़ है, जरबेरा है, गार्निसन है, बहुत अच्छी सलाद की फसलें, टमाटर है, ये इसमें ले सकते हैं। इसके तहत इकाई लागत सरकार की तरफ से तय की जाती है कि 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में इकाई लागत क्या आएगी, और उसको बनाने में इकाई लागत का 50% सामान्य किसान के लिए और लघु सीमांत अनुसूचित जाति किसान के लिए 70% तक उसमें अनुदान देय होता है। 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए इसमें ये लगा सकते हैं। और इसी तरह से ये तो पॉली हाउस था, ग्रीन हाउस भी इसी तरह से इसी अनुदान के पैटर्न के ऊपर उस पर चलता है। और जो महंगा बीज फसलें, उन्नत फसलें इसमें लेते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स लेते हैं, तो उनका बीज भी महंगा आता है, तो बीज के लिए अलग से इसमें अनुदान का भी प्रावधान है। तो ये बहुत अच्छी लोकप्रिय नई तकनीक है जो राजस्थान के कई ज़िलों में बहुत अच्छी तरीके से इसको लागू की जा रही है। और मेंटेनेंस के लिए भी अनुदान देती है सरकार, और इसके मेंटेनेंस के लिए भी इसमें अनुदान है। इसके लिए जैसा मैंने बताया कि भूमि स्वामित्व उसका खुद का होना चाहिए, बिल्कुल। और सॉइल टेस्टिंग करवा के, वाटर टेस्टिंग उसकी जो उसके खेत की है वो करवा के और अप्लाई कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छी और अधिक उपज वाली फसलें, जिनकी बाज़ार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है, वो इसमें ली जाती हैं। और किसान भाइयों में ये योजना बहुत लोकप्रिय है। रामलाल जी, जी ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट आपकी सरकार ने प्रारंभ किया और उसके बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। क्या उद्देश्य था इसके पीछे और आगे भविष्य में इसकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, आज तक जितनी भी मीट हुई है इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए या व्यापार के लिए ही मीटें हुआ करती थी। लेकिन पहली बार किसानों के लिए मीट का आयोजन किया गया। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सरकार को और वसुंधरा जी को कि इन्होंने 2 मीटें, तो जिनको मैं कह सकता हूँ कि सफलतापूर्वक मीट जयपुर के अंदर और कोटा के अंदर आयोजित की गई। किसानों को आधुनिक तकनीकी की इसके अंदर जानकारी दी गई। देश और विदेश के लोग आके और आधुनिक तकनीकी को किस तरीके से बेहतर, कम लागत के अंदर अधिक पैदावार हम कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई। साथ में क्या क्या योजनाओं का लाभ किस तरीके से किसान ले सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी गई। और आज किसानों को उस योजनाओं की वजह से, उन लाभों की वजह से, उन सब्सिडियों की वजह से आज किसान राजस्थान के अंदर, मैं कहूँगा कि कहीं पर भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी जो हम सबको दुखी करने वाली हो। और आज आधुनिक किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाकर उस खेती को, जहाँ खेती जिसको नुकसान का काम किया जाता था, आज वो लाभ का काम है। पिछले 3 सालों के अंदर सरकार ने, मैं पूर्ववर्ती सरकार के लिए इतना कहूँगा कि अगर वो ठीक तरीके से किसानों के हित में काम करती तो 75,000 रुपये का कर्ज सिर्फ बिजली के ऊपर नहीं छोड़ के जाती। मैं धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी को कि उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए चुकाने का काम किया। और साथ में 2012 में जो उदय योजना का जो MIU करके गए थे, उनके अंदर ऐसी शर्तें डाल गई, अगर उन शर्तों को वास्तविकता के अंदर लागू करें तो आज किसानों के हालत और भी ख़राब होने की स्थिति के अंदर आ गई। लेकिन जिस तरीके से बिजली के क्षेत्र के अंदर किसानों को जो राहत दी गई, पहले किसान अगर किसी गांव के अंदर ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकता था। अब किसान अपने एक तहसील के अंदर ट्यूबवेल है, उसको पूरे ज़िले में कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र कराने का अधिकार उसको मिला। 50,000 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है।
जो बिजली की बढ़ी हुई दरें थी उन दरों को भी वापस लेने का काम सरकार ने किया और सरकार ने कहा कि जो कंपनी है उनको कंपनियों को जो सब्सिडी है वो सरकार देगी, लेकिन किसानों के ऊपर इसका भार नहीं पड़ेगा। तो आज राजस्थान के अंदर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ है और किसानों के उत्थान के लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं के साथ सरकार काम कर रही है। सर, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की मीठे पानी की सब्जियाँ प्रसिद्ध है, वहाँ का दूध प्रसिद्ध है, दही प्रसिद्ध है, मावा प्रसिद्ध है, वहाँ के इक्विपमेंट्स जो बनते हैं वो प्रसिद्ध हैं। ऐसा क्या खास बात है वहाँ के किसानों में, क्या कर रहे हैं कि ऐसी जहाँ और दूसरे किसान हल्ला मचा रहे हैं और चोमू के किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या खास बात है वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर जिन प्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी प्राकृतिक चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई। और दूसरा धन्यवाद दूंगा मेरे क्षेत्र के किसानों को कि जिन्होंने जीवटता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ इस कृषि के से जुड़े हुए हैं। जितने भी देश और विदेश की टेक्नोलॉजी है उसको नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ वो काम में कर रहे हैं। और आज सुबह 3 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक किसान मेहनत करता है, पूरे कमिटमेंट के साथ मेहनत करता है। तो उसका ही परिणाम है कि आज जयपुर के अंदर सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे मावा हो, अगर कहीं सप्लाई की बात आती है और वो भी शुद्धता के साथ, तो वो चोमू का नाम आता है। तो आज जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के किसान मेहनत और परिश्रम करके आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि ये खुशहाली हमारी बरकरार रहे। प्रकृति उनका पूरा साथ दे रही है, बरसात भी साथ दे रही है, और बरसात और भाजपा का ये साथ है, दामन चोली का साथ है, ये सदैव बना रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये बाकी देश के जो अन्य किसान हैं उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण है कि राजस्थान के किसान जो हैं इतनी अजीब सी भौगोलिक परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अपनी जीवटता के साथ कार्य करते रहते हैं। इसी बीच दशमेश सिंह जी पाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, राम राम साहब। राम राम सर दशमेश सिंह जी। अच्छा, मेरे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों ने कि जो सरकारी योजनाएं आप लोग बताओ सारी, हाँ, किसान लोगों से क्या की जरिए पता लाग सके कि भाई योजना को पूरा फायदा उठा सके। तो वेबसाइट है आप लोगों की या और की तरीके से पता लाग सके है कि ये योजना है जो किसान भाई लोगों के लिए जो भी है जो सब कुछ मिलती रहे। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है दशमेश सिंह जी आपका, और मैं आऊँगा इसके लिए डॉक्टर SP सिंह जी के पास। दशमेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसा मैंने बताया कि कृषि तकनीक का प्रसार उतना ही आवश्यक है जितना कृषि तकनीक को उत्पन्न करना। प्रसार नहीं होगा तो तकनीक वो वहीं लेबोरेटरी में रह जाएगी। तो प्रसार के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट भी है, एक टोल फ्री जो कॉल सेंटर भी है। मैं बताना चाहूँगा कि जो कृषि विभाग का जो टोल फ्री जो किसान कॉल सेंटर है उसका नंबर है 1800-180-1551 1800-180-1551। इसमें आप कभी भी प्रश्न पूछ के और जो जानकारी लेना चाहते हैं, कोई समस्या आपकी है वो आप बता सकते हैं। वेबसाइट हमारी है krishi.rajasthan.gov.in। इस पे भी आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। राज कृषि भी वेबसाइट है, इस पे भी आप ले सकते हैं। तो संचार माध्यमों में किसान भाई अधिक से अधिक संचार माध्यम के साथ जुड़ें और संचार माध्यम के से जुड़ते हुए योजनाओं का लाभ लें, ताकि उस योजना का किसानों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार हो। और दूसरा ये भी रहता है कि वो योजना कैसे लागू की जा रही है, उसमें कितना लाभ दे है, उसमें चयन की योग्यता क्या है, उसका तरीका क्या है, और जिनका चयन हुआ है वो कौन है, और जिन्होंने योजना जिनको लाभान्वित में चयन कर लिया गया है, क्या उनका लाभ सब्सिडी वगैरह मिल गई है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ये भी आवश्यक है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे। तो इस तरह से वेबसाइट से ज़्यादा पारदर्शिता है। हमारे सारे जो एप्लीकेशन जो मुख्य योजनाएं की हैं वो ऑनलाइन सबमिट करते हैं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे पे, SSO पे भी हमारे हैं। उसमें किसान खुद अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन सबमिट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन का आगे उनकी एप्लीकेशन का क्या हुआ और वो कंसिडर की जा रही है नहीं की जा रही है, और की जा रही है तो किस स्टेज में है, ये भी किसान खुद जानकारी उसकी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी गाँव में
हाँ, निश्चित रूप से कृषि की तमाम जानकारी के लिए जैसे आपके राजस्व विभाग के पटवारी जी होते हैं, वैसे कृषि विभाग के साथी जी, कृषि पर्यवेक्षक जी हमारे हैं बहुत सी पंचायतों में, अधिकतर पंचायतों में उनके पास सारी योजनाओं की जानकारी रहती है। लेकिन यही है कि जैसा विधायक महोदय ने भी बोला कि चोमू के किसान जो हैं वो कृषि से अधिक लाभ कैसे मिले इसका मॉडल बनते हैं। तो समय के साथ किसानों को डाइवर्सिफिकेशन, जो परंपरागत जो तरीके हैं, ज्ञान के तरीके, प्रसार के तरीके, नॉलेज के तरीके, इनमें जो भी क्रांतियां हुई हैं उन क्रांतियों को अपनाना भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जुड़ाव रखेंगे तो आज का युग तो नॉलेज, ज्ञान का युग है। ज्ञान जिसके पास है वो शक्तिशाली है। किसान भाई हमारे शक्तिशाली बने, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान हो और वो एक कृषि वैज्ञानिक के साथ और कृषि विभाग के अधिकारी के साथ रूबरू उस ज्ञान को बांट सकें और ये बता सकें कि हमारी योजनाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं, यहाँ योजनाओं में कुछ संशोधन की आवश्यकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता हो। तो इन जो वेबसाइट है, जो टोल फ्री नंबर हैं, उनका अधिक से अधिक किसान भाई फ़ायदा उठाएं। जी हाँ, और इसी दिशा में एक और प्रयास है राम सा, जिसमें हम लगातार आपको इस तरह की योजनाओं से अपडेटेड करते रहते हैं अगर आप इसे रेगुलर देखते हैं। राम सा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं एक बार फिर से रामलाल शर्मा जी के पास आता हूं। रामलाल जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने इसी से की थी कि प्राकृतिक आपदाओं से किसान सबसे ज़्यादा घबराता है या वहीं जाकर मात खाता है। इस दिशा में सरकार और क्या प्रयास कर रही है या पिछले 3 साल में आपकी सरकार ने इस क्षेत्र में और क्या कार्य किया है? देखिए, अगर वास्तविक किसानों की स्थिति का अपन आकलन करें तो किसान उधार में पैसे लाकर, बीज उधार में लाकर और फिर बीज को धरती माता की कोख के अंदर डालने का काम करता है। जब तक फसल पक नहीं जाए, जब तक फसल मंडी में नहीं पहुंच जाए, जब तक मंडी में वो बिक नहीं जाए, तब तक उसकी जेब में पैसा नहीं आ जाए, तब तक वो ये समझता है कि मेरी फसल का मूल्य मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन परिस्थितियों के अंदर किसान खेत में काम करता है। आज राजस्थान के अंदर ले लो या देश के अंदर, हर व्यक्ति जो अन्य व्यापार करता है वो पहले उसका लाभ और हानि का मूल्यांकन पहले करता है कि मुझे इस व्यापार के अंदर लाभ होगा या हानि होगा। लेकिन किसान वो नहीं कर सकता। उसकी तो फसल का मूल्य भी दूसरे लोग तय करते हैं, जबकि अन्य व्यापारी होते हैं वो अपने वस्तु का मूल्य खुद तय करते हैं कि मुझे इतने रुपए के अंदर ये फसल, ये वस्तु बेचनी है। इन परिस्थितियों के अंदर कई बार राजस्थान के अंदर प्राकृतिक आपदाएं हुई, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि सरकार ने पहली बार राजस्थान के अंदर, पूर्ववर्ती जब सरकार वसुंधरा जी की थी उस समय ओलावृष्टि हुई। उस ओलावृष्टि से पहले कभी किसानों को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन पहली बार ओलावृष्टि का मुआवजा सरकार ने दिया। शीतलहर के बारे में तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शीतलहर से भी फसल को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने शीतलहर के अंदर जो फसलें नष्ट हुई उसका मुआवजा भी सरकार ने देने का काम किया। और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय सरकार को भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, कि जब किसान गाँव के अंदर खराबा को इकाई के रूप में माना जाता था, ग्राम पंचायत को इकाई के रूप में माना जाता था, लेकिन अब किसान के खेत को इकाई माना गया है। अगर किसी के इंडिविजुअल खेत के अंदर नुकसान हुआ है तो भी वो क्लेम के दायरे के अंदर आएगा। तो सरकार ने एक तो वो जो गांव और ग्राम पंचायत जो इकाई थी उसको घटा के किसान के खेत को इकाई मानना शुरू हुआ है। दूसरी बार, पहले 50% जब तक खराबा नहीं होता था तब तक किसान को कोई राहत नहीं दी जाती थी। उस 50% खराबे को भी घटा के 33% के ऊपर लेकर आए। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत किसानों को देने का काम किया है। पहले जो प्रीमियम राशि थी वो 24% तक प्रीमियम राशि किसान को देनी पड़ती थी, वो प्रीमियम राशि भी घट के 2%, 1.5% के ऊपर आ गई। तो आज आने वाले समय के अंदर आपको पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य प्रदेश के अंदर एक वातावरण देखने को मिलेगा। और जो लोग कहते थे कि खेती तो नुकसान का एक व्यापार है या नुकसान का कार्य है, वो आने वाले समय के अंदर, और आपने देखा भी होगा कि जब भी जीडीपी बढ़ती है तो वो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। व्यापार की वजह से या उद्योगों की वजह से जीडीपी कभी नहीं बढ़ती। जब तक किसान के खेत खुशहाल नहीं रहेंगे, किसान के खेत की फसल की पैदावार नहीं होगी और वो पैदावार मंडियों तक नहीं पहुंचेगी, वैसे का रोटेशन नहीं घूमेगा,
तब तक हम देश को प्रगति को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा मानना है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसानों के हित में बेहतरीन कार्य किए हैं, बेहतरीन योजनाएं लेकर आई हैं। उनके किसानों के उद्धार के लिए अनेकों ऐसे वैकल्पिक रास्ते खोलने का काम किया है, जिन रास्तों के ऊपर चल के और किसानों को उनका लाभ मिल सकता है। यहाँ एक बार मैं बीच में रोकना चाहूँगा चर्चा को। हमारे साथ फोन लाइन पर एक महिला जुड़ी हैं, बबीता जी। हेलो। हेलो जी बबीता जी, राम राम सा। हाँ, राम राम सा। पूछिए, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ देखिए, मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मैं काफ़ी चिंतित हूँ। जो मैं सुनती रहती हूँ कि फलों और सब्जियों में केमिकल की मिलावट होती रहती है। जी हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार की तरफ से किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए कोई सहयोग नहीं मिल सकता है? क्या उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता ऑर्गेनिक खेती के लिए? जी हाँ, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। आम आदमी के ज़रूरत का ही सवाल है कि किसान को अगर इस तरह कोई योजना मिलेगी तो उसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप बताइए इसके बारे में। बबीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी चाहिए है। समय के साथ अपन सभी रसायनों के जो अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रयोग बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे, मिट्टी पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, वातावरण पे, स्वास्थ्य पे, सब पे, उसको लेके कृषि विभाग भी चिंतित है। और कृषि विभाग ने अभी 2-3 योजनाएं, इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक खेती को, इसको लोकप्रिय बनाने के लिए हमने किया है। एक तो योजना जो भारत सरकार की योजना है जो लागू की जा रही है राजस्थान में भी, परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम। इस योजना के तहत जो मृदा में जो जैविक जो खाद है, हरी खाद है, जो रसायन है वो जैविक प्रकृति के रसायन हों, पौधों से मिलके वो उनसे हम उनका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अन्य जो आदान है वो भी जैविक प्रकृति के ही हों, उसमें कोई फर्टिलाइज़र का या कोई इंसेक्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड केमिकल इंसेक्टिसाइड का उनका इस्तेमाल नहीं हो। तो इसके लिए जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना के अंदर सरकार का प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये इसमें अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए उसमें दिया जाता है। और ये इस कंपोनेंट, इसका कुछ भाग कंपोनेंट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में भी कवर करते हैं। और उसमें केंचुए की खाद जो वर्मी कंपोस्ट है, उसके लिए 50,000 रुपये अधिकतम उसका अनुदान उसमें दिया जाता है इकाई लागत के अनुसार। और पिछले बजट में जो 11 ज़िले हैं राजस्थान के, दक्षिण और पश्चिम राजस्थान के, उन ज़िलों में ये पायलट बेसिस पे ये शुरू किया गया पिछले वर्ष से। और डूंगरपुर ज़िले को पूरा ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग कर रहे हैं। और इन सभी 11 ज़िलों के एक एक ब्लॉक को, एक एक विकास खंड को ऑर्गेनिक खेती के प्रोत्साहन के लिए और किसानों को ग्रुप बेसिस पे जो भी कृषि से आदान, जो जुड़े हुए आदान हैं, उनके लिए सहायता के लिए, और उन ग्रुप्स के माध्यम से हम एक एक ब्लॉक को हमने चयन किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम इसके निकले हैं। इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग से निश्चय ही हमारी जो खेत की मिट्टी है वो स्वस्थ रहेगी। और जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, स्वस्थ दरा खेत हरा। तो रसायन का कम से कम इस्तेमाल हो, जिससे कि जो खाद्य पदार्थों में भी रसायन नहीं आए, हमारे जो पालतू पशु हैं, गाय भैंस, वो भी स्वस्थ रहें, और परिवार के, किसान के परिवार के सदस्य, बच्चे, वो भी स्वस्थ रहें। इसके प्रचार के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर। हाँ, ये इसमें जो प्रसार गतिविधियाँ, उसके तहत भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग, कृषि विभाग जो है उसको प्रमोट कर रहा है। और जो मुख्य समय के साथ जो कृषि की चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से किस तरह से किसान को और कृषि को और ज़्यादा उस तरीके से उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भविष्य के लिए हम तैयार करें, उसके लिए राज्य सरकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ी प्रायोरिटी एजेंडा है। इसके अलावा एक आम आदमी को भी चाहिए, बबीता जी मैं आप ही को बता रहा हूँ, आम आदमी को भी चाहिए कि वो प्रमोट करे इस तरह की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, उनके पास जाए, क्योंकि किसान अक्सर ऑर्गेनिक उत्पाद बना तो लेता है परंतु उसका उचित मूल्य ना मिलने पर वो फिर
वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाता है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं मोखमपुरा से हमारे एक और किसान भाई। हेलो। जी हाँ। हाँ सर, राम राम साहब। राम राम साहब। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार ने ये किसानों के लिए योजनाएं चला रखी हैं, तो इनका लाभ लेने के लिए हम कहाँ संपर्क करें? जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब देने के लिए रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी हाँ सर। देखिए, एक तो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, पूरी जानकारी वहाँ पर भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कृषि पर्यवेक्षक हैं, प्रत्येक ज़िले के अंदर एक एडिशनल डायरेक्टर वहाँ बैठते हैं। और इसके अलावा आपके ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं, वहाँ ग्राम पंचायत के जो पंचायत मुख्यालय है, उस ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर इस सेक्रेटरी से आप संपर्क करके इन योजनाओं की आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य योजनाओं के जो लाभ है, वो लाभ भी समय समय के ऊपर सरकार के विभाग के द्वारा भी सरकार की जो पुस्तक निकलती है, उन पुस्तकों के माध्यम से, उन ब्रोशरों के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसमें एक जो चीज़ वैसे तो लगभग किसानों ने लगभग हर चीज़ पूछ ली है। एक चीज़ इसमें बीच में रह गई, वो है जो अभी बजट के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीज स्वावलंबन योजना जो की थी, मैं चाहूँगा उस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, जिससे हमारे किसान भाई उसे अच्छे से समझ सकें। अभी इस वर्तमान बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना इसको प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि किसान को अपने खुद के द्वारा उपजाया हुआ उन्नत जो बीज है वो खुद के लिए मिल सके, और इसी के उसकी जो बाज़ार पे निर्भरता है उन्नत बीजों के लिए, प्रमाणित बीजों के लिए, वो कम हो, और वहीं उसके गांव में ही उसके पड़ोस के खेत में या उसी के जो साथी किसान हैं वो उसको उपजाएं, और जो अधिक से अधिक किसान उस ग्रुप के उसका लाभ ले सकें। तो इसके लिए ये प्रारंभ की गई है। इसको इस वर्ष शुरुआत में पायलट बेसिस पे हम 3 विकास खंडों में हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा। और 5 फसलें हमने इसमें चयनित करी हैं, सोयाबीन, गेहूं, मूंग, उड़द, और एक फसल इसमें और है। तो इन फसलों के लिए हम लोग उन्नत बीज और सर्टिफाइड बीज जो है वो हम किसान को ग्रुप में देंगे। 50 हेक्टेयर का एक ग्रुप बनाएंगे, 200 बीघा का ग्रुप, और 40 से 50 किसान, 20 से 30 किसान जो उसको ज्वाइन करना चाहें, हम पहले साल उन्नत जो बीज है वो हम उस ग्रुप में देंगे। और वो ग्रुप के कुछ सदस्य जैसे वो अपने ग्रुप की फॉर्मेशन या उसके हिसाब से वो तय करते हैं, उसका बीज का जो हम बीज देंगे उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उसकी उपज लेके और अगली साल इतना बीज उत्पन्न कर लेंगे कि बाकी जो सदस्य हैं ग्रुप के वो उस बीज को बांट लेंगे। और अगर वो सतत रूप से, अगर हाइब्रिड नहीं है, अगर वो कंपोजिट वैरायटी का और उन्नत बीज है, तो वो अगली साल और ज़्यादा उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उससे किसान को, गाँव में और साथियों को, उन सबको बीज से, अपने खुद के द्वारा उपजाया हुआ बीज काम में लेंगे तो उनको ज़्यादा संतुष्टि भी होगी और उन्नत बीज वो खुद उत्पाद कर सकते हैं। जी हाँ, और बहुत सारे रिसर्च सेंटर और भी कई तरह की रिसर्च आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सरकार आपके साथ है, बहुत सारे विश्वविद्यालय आपके साथ हैं। सारे किसानों को आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आप अपनी जीवटता के साथ अपना कार्य करते रहें। सरकार आपके साथ है, किसी भी स्थिति में आप अपने आप को अकेला ना समझें। तो ये था राम राम सा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी अन्य विषय के साथ। देखते रहिए A1 TV।